बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी की रात स्टेज पर बैठी थी कि अचानक एक आदमी चेहरा छुपाए शौहर के पास आया और बोला, तेरी बीवी बदकिरदार है, यकीन नहीं आता तो इसकी कमर पर एक जला हुआ निशान देख ले। ये बोलकर वो भाग गया। अब मेरा शौहर मुझसे नफरत करने लगा और मेरे करीब तक ना आता। कहता, वो आदमी सच कहता है। हालांकि मैं पाक दामन थी और मुझे आज तक किसी गैर मर्द ने क्या किसी गैर औरत ने भी नहीं देखा था। एक दिन शौहर शादी की वीडियो देख रहा था तो अचानक मेरी नजर उस निकाब वाले आदमी पर पड़ी तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा अपना। इस दुनिया में बहुत अजीब व गरीब वाक़यात रौनुमा होते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जिन्हें सोचकर इंसान की रूह कांप जाती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरा नाम माहिरा है। मैंने बीए के इम्तहानात दे दिए तो मेरे वालिदैन ने मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। आखिरकार कुछ माह की छानबीन के बाद मेरे वालिदैन को एक मुनासिब रिश्ता मिल ही गया था। शादी की तारीख तय हुई और साथ ही साथ तैयारियां भी शुरू हो चुकी थी। मैं 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरी छोटी बहनें भी बहुत खुश थी। उन्होंने घर में खूब हल्ला गुल्ला लगाया हुआ था। मेहंदी की रात अम्मी मेरे कमरे में आ गई। वो कहने लगी, माहिरा, तुम बड़ी बेटी हो, तुम पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं। तुम ये मत समझना कि तुम सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए जवाबदेह हो, बल्कि तुम्हारी छोटी बहनों का मुस्तकबिल भी तुमसे ही मुंसलिक है। अगर तुम अपने ससुराल में अपना मकाम बनाने में कामयाब हो गई तो फिर तुम्हारी छोटी बहनों के रिश्ते भी आसानी से तय हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम आए रोज झगड़ कर घर वापस आ जाया करोगी तो तुम्हारी बहनों के रिश्ते तय नहीं हो पाएंगे। बाप के घर बैठे बिठाए ही उनकी उम्र बीत जाएगी। मैं बोली, अम्मी आप बेफिक्र रहें, मैं अपने ससुराल में अपना मकाम बनाने की 100% कोशिश करूंगी। मेरी अम्मी मुस्कुरा दी थी। और फिर मेरी बारात का दिन भी आ गया था। पूरे मैरिज हॉल में मेरी और मेरे शौहर की तारीफें हो रही थी। सभी कह रहे थे कि ये तो चांद सूरज की जोड़ी है। खैर, मैं हॉल से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी, जबकि मेरे वालिदैन वापस लौट गए थे। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वालिदैन से जुदा होना कोई आसान काम थोड़ी है। गाड़ी में बैठी हुई भी मैं आंसू बहाए जा रही थी। तब मेरे पहलू में बैठा मेरा शौहर बड़ी नरमी से बोला था, माहिरा, फिक्र मत करो, तुम रुखसत होकर ज्यादा दूर नहीं जा रही हो और मैं तुमसे वादा करता हूं कि जब जब तुम अपने वालिदैन से मिलना चाहोगी मैं तुम्हें उनसे मिलवाने के लिए ले चलूंगा। जिब्रान की बातें सुनकर मेरा दिल पुरसुकून हो गया था। इस बात ने भी मुझे दिलासा दिया था कि मेरा शौहर एक मुहज़्ज़िब किस्म का इंसान लग रहा था। मेरे आंसू थम गए थे। फिर मैं अपने ससुराली घर आ गई। चंद रस्में हुई और फिर मेरी सास मुझे मेरे शौहर के कमरे में बिठाकर खुद बाहर चली गई। मैं अपने शौहर की मुंतज़िर थी। थोड़ी ही देर बाद जिब्रान कमरे में आ गए। जिब्रान ने मेरा घूंघट उठाया और मुस्कुराकर कहने लगे, तुम बहुत हसीन लग रही हो। मैं मुस्कुरा दी थी। मुझे लगा था कि जिब्रान के संग जिंदगी बहुत खूबसूरत गुजरेगी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और एक डिबिया निकाल ली। जिब्रान कहने लगा, देखो, मैंने तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए कितना प्यारा गिफ्ट लिया है। उसने अंगूठी मेरे सामने की तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वो बिलाशुबा एक बहुत ही खूबसूरत सा तोहफा था। अभी जिब्रान मुझे अंगूठी पहनाने ही लगा था कि हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। जिब्रान हैरान हुआ और बोला, इस वक्त कौन आ सकता है? फिर उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो एक नकाबपोश मर्द जिब्रान को धक्का देकर हमारे कमरे में दाखिल हो गया। वो कहने लगा, जिब्रान, आज मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने आया हूँ। तुम्हारी बीवी माहिरा बदकिरदार है। अगर यकीन नहीं आता तो इसकी कमर पर जले का निशान देख लो, फिर खुद ही इस बात का फैसला कर लेना कि एक गैर आदमी को इसके कमर के निशान के मुतालिक कैसे इल्म हो सकता है। मैं तो ये बात सुनकर थर थर कांपने लगी थी। जिब्रान ने गुस्से में आकर उस शख्स का गिरेबान पकड़ लिया था और कहने लगा, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? तुम क्या समझते हो कि मैं अपनी बीवी के मुतालिक ये सब खुराफात सुनकर चुप होकर रह जाऊंगा और चुपचाप ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा? हरगिज़ नहीं। मुझे बताओ तुम कौन हो और कहां से आए हो? इससे पहले कि जिब्रान उस नकाबपोश आदमी के चेहरे से निकाब पलट देता, उसने जिब्रान को धक्का दिया और खुद बाहर भाग गया। जिब्रान भी उसके पीछे ही गया था, मगर उसके हाथ कुछ नहीं लगा था, जबकि मैं तो कमरे में बैठी आंसू बहाए चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद जब जिब्रान कमरे में आया तो वो बहुत ज़्यादा परेशान लग रहा था। जिब्रान कहने लगा, मुझे बताओ ये आदमी कौन था? मैं कपकपाती आवाज़ में बोली, जिब्रान, मैं नहीं जानती कि ये शख्स कौन था। जिब्रान के माथे पर बल पड़ चुके थे। थोड़ी देर पहले वाला एक नर्म और शफीक सा शख्स गायब हो चुका था। जिब्रान कहने लगा, लगता है तुम्हारा कोई आशना ही था जिसको तुमने बुलाया होगा, या फिर वो तुम्हारी शादी हो जाने के सदमे से पागल हो गया होगा और तुम्हारी खुशियां खराब करने के लिए यहाँ आ गया। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। क्या लगता है वो तुम्हारा? मेरी आंखों से आंसू बहते चले जा रहे थे। मैं बोली, जिब्रान, अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, मैं उस आदमी को नहीं जानती। आपको पता है क्या, मैंने सारी जिंदगी बड़ी शराफत से गुजारी है। मैंने कभी किसी गैर लड़के से बात करना तो बहुत दूर की बात है, अपने किसी कज़न से भी बात नहीं की। मैं मर्दों से पर्दा तो करती ही करती हूँ,
मगर औरतों से भी हमेशा पर्दा ही किया है। आप मुझ पर शक मत करें और एक अनजान शख्स की बातों में आकर अपनी जिंदगी तबाह मत करें। जबरान कहने लगा, चलो इस बात का भी पता चल जाएगा। तब जबरान ने उस शख्स की बात मान ली थी और फिर जबरान चीख ही तो पड़ा था। वो कहने लगा, बदबख्त औरत, उस शख्स ने जो कहा था वो सच ही कहा था। मुझे बताओ, तुम्हारी कमर के जख्म के मुतालिक वो कैसे जानता है? ये भी मुमकिन है कि यह जला हुआ निशान उसी शख्स की तरफ से दिया गया तोहफा हो। मैंने कस्में खाई, अपने शौहर को यकीन दिलाने की हर तरह से कोशिश की, मगर वो अनजान आदमी जो मेरे शौहर के दिल में शक का बीज डाल गया था, उसके बाद सब कुछ बेकार हो गया। जबरान को याद रहा तो बस मेरी कमर का निशान ही याद रहा। मैं सुहागन होने से पहले उजड़ चुकी थी। जबरान ने शादी की रात ही अपना बिस्तर भी मुझसे अलग कर लिया और मुझे मुंह दिखाई का तोहफा भी नहीं दिया। सुबह जब मैंने आईना देखा तो मेरे चेहरे से थकावट जाहिर हो रही थी, आंखें सूजी हुई थी। मैंने अपना चेहरा रगड़ रगड़ कर धोया था और फिर ढेरों मेकअप कर लिया था ताकि कोई मेरी शक्ल को देखकर मेरे कुर्ब का पता न लगा सके। मैं चाहती थी कि इस मामले पर तब तक पर्दा पड़ा रहे जब तक जबरान इस चीज़ को सबसे छुपाए हुए है, क्योंकि जब ये मामला खुलता तो जाहिर सी बात है मेरी ही बदनामी होना थी। सबने मुझे ही गलत समझना था और मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं था। मैं जब कमरे से बाहर आई तो मेहमान औरतें मुझे देखकर एक दूसरे को टहूके लगाने लगी थी और मेरे साथ जोमानी बातें करते हुए हंसने लगी थी, मगर मुझे तो हंसी नहीं आ रही थी। मेरा तो पूरा वजूद उस वक्त एक मजाक बना हुआ था। खैर, मेरी सास की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वो मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ ले गई। फिर मेरे वालिदैन नाश्ता ले आए थे। जबरान का रवैया उनके साथ भी लिया दिया ही था। अम्मी ने मुझे कमरे में ले जाकर पूछा था, माहिरा, सब खैर तो है ना? तुम दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ खुश हो? मैंने इस बात में सर हिला दिया था और बोली, जी जी अम्मी। अम्मी कहने लगी, फिर रात भर मुझे नींद क्यों नहीं आई? मेरा दिल बहुत घबराया हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैं बोली, अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपका वहम होगा। मैं अपनी तरफ से अम्मी को मुकम्मल तौर पर पुरसुकून करने की कोशिश कर रही थी। मेरे वालिदैन वापस चले गए थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता तमाम मेहमान भी अपने घरों को वापस लौट गए थे, क्योंकि जबरान ने वलीमे का फंक्शन कैंसिल कर दिया था। उसने कहा था कि मैं वलीमे का खाना यतीम खाने में देना चाहता हूँ। रिश्तेदारों ने भी बहुत बातें बनाई थी, मगर जबरान अपनी जिद पर कायम था। अब सब लोग घर से रुखसत हो चुके थे। घर में मेरी सास, शौहर, जेठ और जेठानियाँ ही रह गए थे। मेरा दिल घर के माहौल में बहुत घबराता था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में गम के सिवा कुछ भी नहीं था। जबरान मुझसे बेतहाशा नफरत करता था। वो मुझसे अक्सर कहा करता था, मैं जानता हूँ कि शादी की रात तुमने अपने आशना को जानबूझकर घर बुलाया था ताकि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ और फिर तुम उसके साथ हंसी खुशी रहने लगो, मगर अपने दिल में ऐसा गुमान भी मत लाना। मैं खुद तो दूसरी शादी कर लूँगा, इसी घर में अपनी बीवी को लेकर आऊँगा। वो इस घर की मलका बनकर रहेगी, जबकि तुम्हारी हैसियत एक काम करने वाली से ज़्यादा नहीं होगी। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। मैं इस बेवफाई और धोखे का मज़ा तुम्हें चखा कर ही रहूँगा। मैं जबरान की बातें सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी, मगर मुझे इस बात की तसल्ली थी कि शुक्र है कि वो मुझे तलाक नहीं देगा, क्योंकि मैं तलाक का धब्बा अपने माथे पर लगाना नहीं चाहती थी। हमारे माशरे में लड़की चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, तलाक का ताना हमेशा लड़की को ही दिया जाता है। मेरे और जबरान के दरमियान सर्द महरी को मेरी जेठानी ने भी महसूस कर लिया था। वो कहने लगी, क्या बात है मायरा, तुम दोनों मियाँ बीवी इस कदर एक दूसरे से दूर दूर क्यों रहते हो? हालांकि ये तुम्हारी शादी के नए नए दिन हैं। इन दिनों में तो मियाँ बीवी में बहुत प्यार होता है, एक दूसरे के बगैर दिल ही नहीं लगता। जबकि जबरान तो शादी के तीसरे दिन ही अपनी सारी छुट्टियां कैंसिल करवा कर दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। और तो और तुम दोनों हनीमून पर भी नहीं गए। शादी की रात मुझ पर जो बीती थी उसका जिक्र मैंने किसी से भी नहीं किया था। मेरे दिल पर बहुत बोझ था। जी चाहता था कि अपनी जिठानी को सब कुछ बता दूं और उसके सामने अपना दुखड़ा रख दूं, मगर फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना राज खुद तक ही रखना चाहिए। अभी तो इस घर में सिर्फ मेरा शौहर मुखालिफ है, कहीं ये ना हो कि मेरी जिठानी भी मेरी मुखालफत करने लगे और फिर वो ये सब बातें मेरी सास को बता देती तो वो मुझे एक दिन भी घर में टिकने नहीं देती। मैं बोली, नहीं भाभी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कमरे की चार दीवारी के अंदर तो मेरा और जबरान का रिश्ता बिल्कुल ठीक है। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, हंसी मजाक भी करते हैं। जबरान कहते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ। मुझे लोगों के दरमियान बैठकर अपनी बीवी से बात करना अच्छा नहीं लगता और मैं जबरान की इस बात की इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं भी उन्हें बाहर मुखातिब नहीं करती। मेरी जिठानी ने मेरा हाथ थाम लिया था। वो कहने लगी, माहिरा, ये तो बहुत गलत बात है। हर औरत इज्जत की हकदार है और तुम्हें इल्म है क्या, बुरे से बुरा मर्द भी कमरे की चार दीवारी में अपनी बीवी के साथ अच्छा होता है। असल में तो बेहतरीन वही शख्स होता है जो सबके सामने भी अपनी बीवी को इज्जत दे, मान दे। मेरी बहन, तुम अपने शौहर को बदलने की कोशिश करो। इस तरह करोगी तो अपना मकाम कैसे हासिल कर पाओगी? मैं बोली, जी जी भाभी, आप ठीक कह रही हैं, मैं ऐसा ही करूँगी। मैं इतना कहकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरा दिल भर गया था, आंखों से आंसू बह रहे थे।
मेरा शौहर तो मुझे सिर्फ अपनी जिद की वजह से घर में रखे हुए था। उसकी नज़र में मेरी हैसियत 2 कौड़ी की भी नहीं थी और यह सब चीज़ें बहुत अजियतनाक थीं। मेरे वालिदैन ने हमेशा हमें बहुत प्यार और मोहब्बत से पाला था। हमने तो कभी इस तरह का नफरत आमेज़ रवैया देखा ही नहीं था जो मैं अब चुपचाप सह रही थी। सह इसलिए रही थी कि मेरे पीछे भी मजबूरी थी, नहीं तो मैं अपने शौहर का घर छोड़कर कब का जा चुकी होती। मैं अब खुद से सवाल करने लगी थी कि मेरी कमर के निशान के मुतालिक वो शख्स कैसे जानता था, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैं तो कभी जली ही नहीं थी, न ही मेरे बचपन में कोई ऐसा वाक़या हुआ था। अम्मी ने भी कभी मुझे इस मुतालिक कुछ नहीं बताया था। अब जब मैं सोचने बैठी थी तो कड़ी से कड़ी मिलती जा रही थी। मुझे जिब्रान पर शक होने लगा था। कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये सारा खेल ही जिब्रान ने रचाया हो जो मुझ पर इल्ज़ाम लगा रहा है। दर हकीकत सब कुछ उसी का किया धरा हो। ये भी ऐन मुमकिन था कि वो किसी और लड़की को पसंद करता हो और उससे शादी भी करना चाहता हो, मगर उसकी वालिदा ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ कर दी हो और तब उसने अपने किसी दोस्त को ये सब बातें सिखाकर कहा हो कि मेरे कमरे में आ जाना, क्योंकि शादी वाले घर में यूं एक अजनबी का आना इतना भी आसान नहीं होता और शायद मेरी कमर पर जले का कोई निशान ही ना हो। ये सब बातें सोचकर मुझ में बिजली सी भर गई थी। मैंने सोच लिया था कि अगर ऐसी कोई बात सामने आ गई तो मैं जिब्रान को कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैंने लरसते हुए हाथों के साथ एक छोटा सा आईना पकड़ा था और बड़े आईने के सामने खड़ी हो गई थी। मैंने अपनी कमर से कमीज हटाकर देखना चाहा कि क्या मेरे जिस्म पर कोई निशान है या नहीं। मेरा दिल बड़ी बुरी तरह से धड़क रहा था। मैं अपनी कमर का मुआयना कर रही थी और तभी मेरी नज़र जले हुए निशान पर पड़ गई। ये देखकर तो मैं हवास पाख्ता हो गई थी। मेरा दिल टूट गया था, आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरा मर्द सच कह रहा था, मेरी कमर पर सच में एक निशान मौजूद था। मगर हैरत की बात तो ये थी कि मुझे इस निशान के मुतालिक इल्म क्यों नहीं था। अम्मी ने भी कभी मेरे साथ इस मुतालिक कोई बात नहीं की थी, तो फिर वो शख्स कौन था जो मेरे मुतालिक इस कदर खुफिया बात जानता था। मैं तो कभी शादी ब्याह के मौके पर उस कमरे में कपड़े भी तब्दील नहीं किए थे जहां पर औरतें मौजूद होती थी। मैं तो अपने पर्दे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। फिर ये सब क्या था और कैसे था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं अब इस चीज़ की तह तक जाना चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अम्मी के घर जाकर उनसे सारा किस्सा पूछ लूंगी। शायद उनका जवाब ही मेरे दिल को सुकून पहुंचा दे। इसलिए जैसे ही जिब्रान घर से ऑफिस के लिए निकले, मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ गई और बोली कि अम्मी का फ़ोन आया था, उनकी तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है, वो मुझसे मिलना चाहती हैं। मैं इसीलिए आपसे इजाज़त लेने आई हूँ कि क्या मैं अपनी अम्मी से मिलने चली जाऊँ। अगर अम्मी की कॉल जिब्रान के होते हुए आ जाती तो किसी किस्म का कोई मसला नहीं होना था, मगर अब मैं मजबूर हूँ। मेरी सास एक अच्छी खातून थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखा करती थी। मेरी बात सुनकर परेशान हो गई और बोली, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ है तुम्हारी अम्मी को? मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो गई है। उनकी तो अभी 2 बेटियां भी ब्याहने वाली रहती हैं। अल्लाह पाक खैर करे, उनका साया अपनी बेटियों के सर पर सलामत रखे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। सास की बात सुनकर तो मैं बहुत घबरा गई थी। मैं उन्हें अपने साथ हरगिज़ नहीं ले जा सकती थी, क्योंकि एक तो मैंने उनसे अम्मी की तबीयत के मुतालिक झूठ बोला था और दूसरा मैं अम्मी से अपनी कमर के निशान के मुतालिक राज जानने के लिए जाना चाहती थी। सास के होते हुए ये काम नहीं हो सकता था, इसलिए मैं बोली, नहीं नहीं आंटी, इस तकल्लुफ़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद से चली जाऊंगी, बल्कि आपकी तरफ से अम्मी का हाल अहवाल भी मालूम कर लूँगी। बहुत दिन हो गए ना मैं उनकी तरफ नहीं गई, शायद मेरा सोचकर ही उनका दिल घबरा गया हो, तभी उन्होंने मुझे बुलाया हो। मेरी सास कहने लगी, बहू जो भी है, मुझे तुम्हारी अम्मी की अयादत के लिए जाना ही होगा। अब तो हमारा रिश्ता भी ऐसा बन गया है कि छोटी छोटी बातों को बहुत ज़्यादा महसूस किया जाता है। अगर मैं तुम्हारे साथ न गई तो तुम्हारी अम्मी क्या सोचेंगी कि हमने किस तरह बहू को अकेले ही भेज दिया। तुम उठो, तैयार हो जाओ, मैं भी बस कपड़े बदल कर आती हूँ। मेरी सास इतना कहकर अपने कमरे में चली गई थी, जबकि मैं वहीं लाउंज में खड़ी होकर उंगलियां मरोड़ने लगी थी। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अम्मी को जब इस बात का इल्म होता कि मैंने उनकी बीमारी का बहाना किया है तो उनका दिल टूट जाता। मैं अभी इसी शशोपंज में मुब्तला थी कि मेरी जेठानी मेरे पास आ गई और बोली, क्या हुआ है मायरा, तुम इस कदर परेशाान क्यों हो? मुझे उस वक्त अपनी जेठानी में एक रहमदिल फरिश्ता नजर आया था। मैंने सोचा कि मुझे हर वक्त कहती रहती है कि मुझसे अपनी बातें शेयर कर लिया करो, आज इनकी मदद लेकर देख लेती हूँ। इस बात से मुझे अंदाज़ा भी हो जाएगा कि वो भरोसे के काबिल हैं भी या नहीं। मैं बोली, भाभी दरअसल मैं अम्मी के घर जाना चाहती थी, इसलिए मैंने अम्मी की बीमारी का बहाना बना लिया, मगर अब आंटी भी मेरे साथ चलने के लिए बज़िद है, लेकिन मैं उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहती। आप बताएं मैं क्या करूं? मेरी जेठानी मुस्कुराने लगी और बोली, तुम बेफिक्र रहो, मैं इस मामले को संभाल लेती हूँ, तुम बस जाकर तैयार हो जाओ। मैं मुस्कुराती और अपने कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपनी तैयारी की थी। जब बाहर आई तो मुझे एक अलग ही नज़ारा देखने को मिला था। मेरी जेठानी लाउंज में सोफे पर सर पकड़ कर बैठी हुई थी और सास से कह रही थी कि आंटी प्लीज़ मेरे सर पर दम कर दें, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अभी चकरा कर गिर जाऊंगी। मेरी सास मेरी तरफ देख कर बोली, बहू मैं सना को इस हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकती, इसलिए तुम फिलहाल अकेले ही चली जाओ और मेरी तरफ से अपनी वालदा की खैर खैरियत दरियाफ्त कर लेना, मैं फिर किसी दिन चली जाऊंगी।
मैंने इस बात में सर हिला दिया और भाभी की तरफ एक मुस्कुराहट उछाल कर घर से बाहर आ गई। मुझे बहुत हंसी आ रही थी कि किस तरह मैं घर से तनहा निकलने में कामयाब हो ही गई थी। मैं जब घर पहुंची तो अम्मी ने मुझे आड़े हाथों लिया था। वो कहने लगी, तुम तो 14वीं का चांद ही हो गई हो, अब तो तुम नजर ही नहीं आती। भला ये क्या बात हुई कि तुमने घर आना ही छोड़ दिया? बेटियां शादी के बाद पराई तो नहीं हो जाती ना, जो तुमने अपना हर रिश्ता ही खत्म कर लिया है। मेरी बहनें भी मुझे देखकर भागती हुई मेरे पास आई थी और आकर मुझसे लिपट गई थी। वो मुझसे ढेरों बातें करना चाहती थी, मगर मैं बोली, मैं आज सिर्फ अम्मी से मिलने के लिए आई हूँ, इसलिए प्लीज तुम दोनों मुझे और अम्मी को थोड़ा सा वक्त साथ बिताने दो। मेरी बहनों का मुंह उतर गया था, जबकि मैं अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें अपने साथ कमरे में ले गई थी। अम्मी बहुत हैरान हो रही थी। वो कहने लगी, सब खैरियत तो है ना? तुम तो मुझे फिक्र में मुब्तला कर रही हो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। बताओ हुआ क्या है, कहीं लड़कर तो नहीं आ गई तुम? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली, अम्मी मैं आपसे एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछने आई हूँ। मुझे बताएं कि मेरी कमर पर जलने का निशान कैसे बना था और कौन कौन गवाह है इस निशान का? आपने मुझसे ये निशान क्यों छुपा कर रखा था? मेरी बात सुनकर अम्मी का रंग जर्द पड़ गया था। वो कहने लगी, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें किसने कहा ये सब? मैं बोली, अम्मी आज मैं सिर्फ जवाब लेने आई हूँ, आप मुझसे सवाल मत करें। मुझे बताएं ये सब क्या हुआ है? इस निशान की वजह से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है, हो सकता है बहुत जल्द मुझे तलाक भी हो जाए। मेरी अम्मी की रंगत जर्द पड़ गई थी। वो कहने लगी, हो सकता है बचपन में तुम्हारी कमर जल गई हो, मुझे कुछ खास याद नहीं आ रहा, मगर इस जलने के निशान की वजह से तुम्हारी जिंदगी क्यों तबाह हो रही है? तुम्हें क्यों तलाक हो जाएगी? ये हल्का सा तो निशान है, ये तो देखने में बदनुमा भी नहीं लगता, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे शौहर को क्या मसला है इससे? अम्मी बहुत गहरी सोच में डूब चुकी थी, मगर उन्होंने मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। मैं पूछती रह गई थी, मगर वो कहने लगी कि मुझे तो याद ही नहीं कि ये निशान कब बना था और कैसे बना था। मैंने सर हिला दिया और बोली, चले मैं अपने शौहर से कह दूंगी कि अम्मी को भी इस निशान के मुतालिक कुछ इल्म नहीं है। अम्मी कहने लगी, तुम्हारे शौहर को इस निशान से क्या मसला है? मैं चुप कर गई थी। मैंने अम्मी को हकीकत नहीं बताई थी, क्योंकि फिर वो बिला वजह ही परेशान हो जाती। मैं बोली, बस वैसे ही वो पूछ रहे थे। खैर अब मैं 2 घड़ी बहनों के पास बैठना चाहती हूँ। मैं अपनी बहनों को बहाना बनाकर उनके पास से आ गई थी और फिर बहाने बहाने से स्टोर रूम में चली गई। अम्मी से मैंने ये सब खुफिया रखा था, बहनों को ही उस पहरे पर मामूर किया था। वो दोनों बाहर खड़ी थी ताकि अगर अम्मी इस जानिब आ भी जाए तो वो दोनों अम्मी को बातों में मशगूल कर लेती। हमारे घर का सदियों पुराना काट कबाड़ उसी स्टोर रूम में पड़ा था और मुझे 100% यकीन था कि मुझे यहाँ से कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। और फिर आखिरकार मेरे हाथ एक बहुत पुरानी ही एल्बम लग गई थी। मैं उसे चुराकर अपने साथ ससुराल ले आई थी। मैंने उस एल्बम की एक एक तस्वीर को बहुत गौर से देखा था। चंद जाने पहचाने चेहरे थे और कुछ बिल्कुल ही अनजान से लोग थे। खैर मैंने वो एल्बम छुपा दी थी। शाम में जब मेरा शौहर घर वापस आया तो मैं बोली, मैं अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती हूँ। मेरे शौहर ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगा, वो कैसे? मैं बोली, हमारी शादी के दिन की वीडियो मुझे चाहिए। मैं उस शख्स को पहचानना चाहती हूँ जिसने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। शायद मेरा शौहर भी मुझे एक मौका देना चाहता था, इसलिए उसने हमारी शादी की वीडियो लैपटॉप में लगा दी थी। मैं एक एक शख्स को बड़े गौर से देख रही थी। इस सब में मेरा शौहर भी मेरा साथ दे रहा था और आखिरकार हमें वो शख्स नजर आ ही गया था जिसने शादी की रात मेरे शौहर को मेरे मुतालिक गलत बातें बताई थी। पहले तो उसका चेहरा ढका हुआ था, मगर एक जगह उसके चेहरे से कपड़ा हट भी गया था। मैंने जल्दी से वीडियो रोककर अपने मोबाइल में उसकी तस्वीर बना ली थी। फिर मैंने वो पुरानी एल्बम उठाई थी, उसमें भी वही शख्स मौजूद था। मेरा शौहर ये सब कुछ बड़ी हैरत से देख रहा था। फिर मैं बोली, जिब्रान मेरे साथ चले। वो कहने लगा, कहाँ जाना है? मैं बोली, अम्मी के घर जाना है, जल्दी चलें। जिब्रान ने मेरी ये भी बात मान ली थी। जब मैं अम्मी के घर पहुंची तो वो मुझे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। कहने लगी, तुम एक ही दिन में 2 बार कैसे हमारे घर आ गई हो? तब मैंने अम्मी के सामने वो स्टोर रूम से निकाली हुई फ़ोटो एल्बम रख दी थी और शादी की वीडियो से लिया गया क्लिप भी। मैंने अम्मी से कहा, इस शख्स ने शादी की रात आकर मेरे शौहर को ये बताया कि मैं बदकिरदार हूँ और मेरे गुनाह का सबूत मेरी कमर पर है। मेरी कमर जली हुई है। मुझे इस शख्स के मुतालिक जानना है कि ये कौन है। मेरी अम्मी की आंखें भीग गई थी। वो कहने लगी, बेटा मैं सब कुछ सच सच बता देती हूँ। दरअसल ये शख्स मेरा पहला शौहर है और माहिरा तुम इसी आदमी की बेटी हो, मगर तुम नहीं जानती कि तुम्हारा बाप एक अच्छा इंसान नहीं था। वो मुझे मारपीट का निशाना बनाया करता था। जब तुम छोटी सी थी तो एक दिन तुम्हारे अब्बू ने गुस्से में आकर गर्मा गर्म चाय का कप नीचे फेंक दिया था और कुछ चींटे उड़कर तुम पर भी पड़ गए, इसीलिए तुम्हारी कमर पर यह निशान है। और फिर एक दिन तुम्हारे अब्बू ने मुझे तलाक दे दी। मेरी सास जानती थी कि मैं बेकसूर थी, इसीलिए उन्होंने मेरी शादी अपने छोटे बेटे से कर दी थी। मैं उसके साथ खुश रहने लगी तो तुम्हारे अब्बू से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपने भाई को मजबूर किया कि वो मुझे तलाक दे दे, मगर उसने मुझे तलाक नहीं दी। इसका बदला उस कमजोर इंसान ने इस तरह से लिया कि वो अपनी ही बेटी की जिंदगी तबाह करने के लिए पहुंच गया। मैं ये सब बातें सुनकर रोने लगी थी, जबकि मेरा शौहर भी हक्का बक्का रह गया था। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझसे माफ़ी मांग ली।
मैंने भी माफ कर दिया कि जब मेरा बाप ही इतना घटिया निकला तो शौहर से क्या गिला करना। अब अल्लाह के करम से मैं खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। मैंने और जिब्रान ने पुरानी बातों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी है, मगर सच कहते हैं कि कुछ लोग कभी नहीं बदलते। जैसे मेरा बाप नहीं बदला था। उसने पहले मेरी माँ की जिंदगी तबाह की थी और अब मेरी जिंदगी खराब करने की कोशिश की थी। भला एक आदमी अपनी ही बेटी पर बदकिरदारी का इल्जाम कैसे लगा सकता है। आज भी जब मैं ये सब कुछ सोचती हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।